हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसी चैप्टर के साथ हमारा जो मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस एक चैप्टर रह गया, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग मैथमेटिक्स का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले। अच्छा, पार्ट 2 को हम लोग नॉर्मली कैलकुलस मैथमेटिक्स कहते हैं और पार्ट 1 को हम लोग अलजेब्रिक मैथमेटिक्स कहते हैं। पार्ट 2 को कैलकुलस मैथमेटिक्स, पार्ट 1 को अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। ठीक है ना। तो आज हम लोग हमारे अलजेब्रिक मैथमेटिक्स दैट मीन्स पार्ट 1 क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है। जब आप इसको देखोगे तो आपको ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले पेपर 2 किया और बाद में पेपर 1 किया ना, उन लोगों को तो पेपर 1 बहुत आसान लगता है, क्योंकि आसान ही है। हर एक चैप्टर इसका बहुत ही ईजी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। बाद में आगे में 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है, तो स्टार्टिंग में तो ऐसे कोई चैप्टर नहीं है जो एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कैलकुलस मैथमेटिक्स यानी पार्ट 2 में क्या होता है, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपने देखा है कि डेरिवेटिव आएगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, फिर इंटीग्रेशन में भी डेरिवेटिव का यूज़ है। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है। बट यहाँ पे ऐसी कोई इंटर रिलेटेड चैप्टर की ज़रूरत नहीं गिरती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पेपर 2 के कंपैरिजन में पेपर 1 बहुत आसान है। ठीक है, बट इतना है, देखो पेपर 1 और पेपर 2 में आपको फ़र्क बता दूं। पेपर 2 में आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना होगा। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितना आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करोगे, मिसलेनियस के क्वेश्चन करोगे, वर्कशीट सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप पेपर 2 पे सॉल्व करोगे, उतना आपका पेपर 2 स्ट्रांग बनेगा। और पेपर 1 में क्या करना होता है, जितने आप अपने उस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करोगे, जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से समझोगे, क्योंकि कैलकुलस मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ थ्योरी पार्ट है ही नहीं। फॉर्मूले है, कुछ मेथड्स है, बस उतना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल्स ट्राई करना होता है। बट पेपर 1 के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम होता है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना होता है। बात समझ में आ रही है। तो पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करो, पेपर 1 के लिए कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो कि मुझे कंसेप्ट समझ में आ जाए। कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप पेपर 1 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ तक। ओके, तो ठीक है फिर। अच्छा, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको आज मैं जितना भी पार्ट पढ़ा होगा उससे रिलेटेड PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, पूरे कंप्लीट चैप्टर के नहीं रहेंगे, पर आज हम जितना भी क्लास में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड आपको PDF मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लो और वो जो नोट्स हैं वो अपने नोटबुक में कॉपी कर लो। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ उसमें मैंने सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डाले हैं। यहाँ पे तो मैं न्यूमेरिकल्स लो गई, साथ ही साथ आपके होमवर्क के लिए सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम डालेंगे। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को पहले या बाद में भी डाउनलोड कर ले तो भी चलेगा, पहले वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। शॉर्ट में हम लोग लॉजिक चैप्टर ऐसा भी बोलते हैं, बट एक्चुअल जो नाम है उसका वो है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ों के साथ। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपको डिस्कस करना है कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी सेंटेंस के बारे में पता है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि सेंटेंस अपने को सेंटेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बट सेंटेंस इज बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अरेंज इन सच वे दैट वी गेट सम मीनिंग। वर्ड्स का कलेक्शन, उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि वहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मीनिंग मिलना चाहिए। ऐसे सेंटेंस, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। बात क्लियर हो गई। ठीक है, सेकेंड, इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है अ सेंटेंस whose truth value is true or false is called statement। मतलब एक सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होनी चाहिए या तो फॉल्स होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक, नॉट साइमल्टेनियसली बोथ। इस ट्रूथ
हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स, नॉट साइमल्टेनियसली बोथ, ऐसा लिख लो यहाँ पे, नॉट साइमल्टेनियसली बोथ। ठीक है, बात क्लियर होगी। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, तो इट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या एक स्टेटमेंट है? 2 + 3 = 5, ये एक सेंटेंस आपको दिया है, आपको सोचना है ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। तो 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है, बट इन्होंने क्या बोला? 2 + 3 = 5, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, तो ये भी क्या एक स्टेटमेंट है, ये भी क्या एक स्टेटमेंट है। तो बात समझ में आ गई। तो ऐसे सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, फिर आपने देखा कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट को क्लियर कर लेना कंसेप्ट, बहुत से बच्चों के दिमाग में कुछ गलत फहमी हो जाती है। देखो, अगर किसी स्टेटमेंट, अगर किसी सेंटेंस का आप आंसर ट्रू या फॉल्स में बता पा रहे हो, चाहे ट्रू बता सको या चाहे फॉल्स बता सको, उसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे। ठीक है, सबसे पहला असर्टिव और डिक्लेरेटिव। मैं आपको कोई लंबी चौड़ी इसकी डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ उतनी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप ये ध्यान रख पाओगे कि सेंटेंस को हम असर्टिव, डिक्लेरेटिव कहते हैं, किसको एक्सक्लामेटरी कहते हैं, इंपरेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव मतलब क्या? ऐसे सेंटेंस जिससे आपको कुछ ना कुछ डिक्लेयर हो रहा हो, डिक्लेयर, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही हो, कुछ इंफॉर्मेशन या फिर किसी चीज़ की नॉलेज मिल रही हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे ताजमहल इज इन आगरा, इसमें हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इससे हमें पता चल रहा है कि दिल्ली क्या है? कैपिटल है। 2 + 3 = 5, इससे हमें नॉलेज मिल रही है कि 2 + 5 क्या हो रहा है? 2 + 3 क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ सेंटेंस जिससे आपको कुछ डिक्लेयर या कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ चीज़ों की नॉलेज मिलती हो, उसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? बचपन में या छोटी क्लासेस में आपको सिखाया गया था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने का बहुत आसान तरीका, जहाँ पे एक्सक्लामेटरी का सिंबल होता है। ठीक है, बट एक्चुअली अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा सेंटेंस जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्या करता है? एक्सप्रेस करता हूँ, जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता हूँ। फीलिंग दो तीन टाइप की फीलिंग होती है, जैसे कि किसी चीज़ को सुनने के बाद हमें बहुत बुरा लगा, या किसी चीज़ को सुनने के बाद हमें बहुत हैप्पी फील आई है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक कॉल आ गया और कॉल में बोला गया कि आपका दोस्त एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आपको शॉक लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। या फिर देखो, आप कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम लोग ना ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, हुर्रे, ऐसा, हुर्रे वी वॉन दी मैच। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो हमारे फीलिंग को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ऑब्वियसली कि एक्सक्लामेटरी का सिंबल होता ही है, बट ऐसे वर्ड भी हमारे फीलिंग को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। या फिर जैसे मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की को देख लिया तो हम लोग कहते हैं वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो देखो वाओ, ये ऐसे वर्ड है जो आपके फीलिंग को क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रही? तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी। तो आपको ध्यान का रखना, एक सिंपल तरीका, एक्सक्लामेटरी का सिंबल तो आएगा ही, बट कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट करते हो या फिर ऑर्डर देते हैं। रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर
जहाँ पे हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डू योर होमवर्क, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH, या फिर सबसे सिंपल तरीका जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, व्हाट आर यू डूइंग, W से स्टार्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हाउ आर यू, S से स्टार्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हम किसी को क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या कोई हमको क्वेश्चनिंग कर रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव, जिसमें कुछ डिक्लेयर, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, हुर्रे, वाओ या एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए। इम्परेटिव, जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट या किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या कोई हमको क्वेश्चनिंग कर रहा है, या सिंपल तरीका W और S से स्टार्ट होते हैं, या लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। इन सभी, ये है सभी के सभी क्या, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये सभी के सभी क्या, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव, ये एक लौता स्टेटमेंट है, एक लौता स्टेटमेंट है। और ये जो बाकी के तीनों हैं, ये तीनों मतलब एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव, ये नॉट स्टेटमेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव टाइप सेंटेंस होता है वो अकेला स्टेटमेंट होता है, और बाकी के तीनों क्या होते हैं, नॉट स्टेटमेंट होते हैं। तो आप नोट करके लिख के रख देना कि ऑल असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट एंड अदर्स, दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है? ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट क्या होता है, ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको क्या सोचना है कि अगर आप किसी सेंटेंस का आंसर ट्रू या फॉल्स में दे पाए तो उसको हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। बस इतना सोचना है कि जो हमारे सामने सेंटेंस आने वाला है, क्या मैं उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकता हूँ क्या, ट्रू या फॉल्स, नॉट साइमल्टेनियसली बोथ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो इट इज एन स्टेटमेंट। ये क्या एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड क्या बोला, द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर। दो ऑड इंटीजर, कोई भी दो ऑड इंटीजर्स जो 3 और 5, तो इनका सम कितना था, जैसे 3 एक ऑड इंटीजर है, 5 एक ऑड इंटीजर, सम कितना रहा 8। तो लेकिन इंटीजर तो है, लेकिन ये तो इवन आ गया, इंटीजर है लेकिन इवन आ गया। और ये क्या कहना चाहते थे, सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर। तो ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर स्टेटमेंट, अगर सेंटेंस का आंसर ट्रू या फॉल्स दोनों में से किसी एक में मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। तो ये क्या एक स्टेटमेंट है, ये क्या एक स्टेटमेंट है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, इट इज वाइट इन कलर। क्या इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में देना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये नॉट स्टेटमेंट हो गया, नॉट स्टेटमेंट। इट इज वाइट इन कलर, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे कि ये चीज़ का कलर जो है वाइट है, या ये चीज़ वाइट कलर में है। अब मान लो कि अगर वो चीज़ एक्चुअल में वाइट कलर में होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर वो वाइट कलर में नहीं होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी चांसेस दोनों है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग स्टेटमेंट उसी चीज़ को कहते हैं जिसमें क्लियरली ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जहाँ पे दोनों होने के चांसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट स्टेटमेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इस चीज़ के दोनों होने के चांसेस है, क्योंकि वो चीज़ के बारे में हमें पता नहीं ना। ठीक है, अच्छा, x + 3 = 5, x + 3 = 5। अब इसने क्या कहा है कि x + 3 के लिए क्या होगी, 5 होगी। अब क्या ये हर x के लिए पॉसिबल है क्या, क्या आप बोल सकते हो कि गारंटीड कि ये ट्रू है करके, गारंटीड बोल सकते हो कि ये चीज़ ट्रू है, नहीं बोल सकते। गारंटीड बोल सकते हो कि ये चीज़ फॉल्स है, नहीं, क्योंकि अगर मान लो x की वैल्यू ना 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 + 3 5, आंसर ट्रू आ गया। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 + 3 तो 6 होता है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी चांसेस दोनों हैं इसके, ट्रू भी हो सकता है,
फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, नॉट स्टेटमेंट। तो आई होप कि अब किस सेंटेंस को हमें स्टेटमेंट और किस सेंटेंस को हमें नॉट स्टेटमेंट के कैटेगरी में डिवाइड करना है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, प्लीज कम हियर। यहाँ पे तो क्वेश्चन ही, सॉरी यहाँ पे तो रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज कम हियर। कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये, कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो ये तो वैसे भी स्टेटमेंट ही होगा। ठीक है ना, नॉट स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट इट इज। देखो एक्सक्लेमेटरी का सिंबल आ गया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, नॉट स्टेटमेंट। क्योंकि हमने नोट, याद है नोट क्या लिखा था कि इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस नॉट स्टेटमेंट होते हैं। सिर्फ असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे क्या हो रहा है, सजेशन दे रहे हैं। ठीक है ना, रिक्वेस्ट भी बोल सकती है, सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी नॉट स्टेटमेंट ही होगा, नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि जो सेंटेंस दिया है आपको बताना है वो स्टेटमेंट है या नहीं है, आपको बस उसके बारे में इतना सोचना है कि क्या मैं इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकता हूँ, क्या ट्रू या फॉल्स, नॉट साइमल्टेनियसली बोथ। तो ऐसे इसको अगर आप ट्रू या फॉल्स में दे पा रहे हो तो आप बोलोगे कि वो क्या स्टेटमेंट है। अगर ट्रू या फॉल्स में नहीं दे पा रहे हो या दे पा रहे हो तो लेकिन दोनों भी पॉसिबल है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट स्टेटमेंट। बात क्लियर हो रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आता हो, या दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, स्टेटमेंट विच इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट। ठीक है ना, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं आते हो, या सिंपल तरीके से बोलना है तो जिसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आता हो, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, इसमें कितने स्टेटमेंट आके, एक ही स्टेटमेंट आके, और वो एक स्टेटमेंट क्या है, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, जैसे इसमें देख लो, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज फाइनाइट, इसमें भी एक ही स्टेटमेंट आके, बात समझ में आ रही है ना। तो जिस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आता हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? ओके, अब आता है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट आते हो। ठीक है, और स्टेटमेंट विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट है उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो, 2 इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें देखो दो स्टेटमेंट आके, एक स्टेटमेंट ये है कि 2 इज अ रैशनल नंबर, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें भी देखो एक स्टेटमेंट आके, इफ अ डायगोनल इज अ रेक्टेंगल, डायगोनल इज अ रेक्टेंगल, ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरा क्या है, इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट, इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। ये भी क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो बात समझ में आ गई, किस स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे और किस स्टेटमेंट को हम सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, नाम से भी क्लियर है, जिसमें एक ही स्टेटमेंट है उसको सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट है उसको कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट टर्म पे, लॉजिकल कनेक्टिविटी। लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या होता है, एक वर्ड या एक से ज़्यादा भी वर्ड हो सकते हैं जो दो सिंपल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और एक कंपाउंड स्टेटमेंट कन्वर्ट करते हैं। द वर्ड्स विच कनेक्ट टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करके क्या तैयार करते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको ज्वाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखो तो ये बोल सकते हैं, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड Mumbai is capital of महाराष्ट्र।
ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते कि 2 इज लेस देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दो सिंपल स्टेटमेंट है। एक सिंपल स्टेटमेंट है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। और ये दो सिंपल स्टेटमेंट को किसने ज्वाइन किया? एंड वर्ड ने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके एक क्या तैयार किया? कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार किया। तो ऐसे वर्ड को हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी। ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? लॉजिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, एक स्टेटमेंट क्या है? 2 इज लेस देन 1। ठीक है, हालांकि गलत है, बट सिर्फ समझने के लिए कि 2 इज लेस देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। 2 इज लेस देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट को किसने ज्वाइन किया? एंड ने। तो एंड क्या हो गया? एक लॉजिकल कनेक्टिविटी हो गया। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार करते हो, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिविटी। ओके, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या होता है। अब हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें 5 लॉजिकल कनेक्टिविटी को डिस्कस करना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन एंड जो होता है ना, इसी को इस चैप्टर के अंदर कंजंक्शन बोला गया। ठीक है, कंजंक्शन, इसका जो सिंबल है ये कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहला हमें डिस्कस करना है कंजंक्शन। नाम क्या है? कंजंक्शन। एंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं, और इसका सिंबल है ये कुछ इस तरीके से। अपने को ये सिंबल ध्यान रखना। ठीक है, 5 लॉजिकल कनेक्टिविटी डिस्कस करना है। इसमें से पहला क्या है? कंजंक्शन। हम याद करते टाइम कंजंक्शन वर्ड को बहुत कम याद रखते हैं, याद कर रखते हैं एंड, और इसका सिंबल होता है ये इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ये तो अपने को याद करना पड़ता है, ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल क्या है? मान लो आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट है। पहला सिंपल स्टेटमेंट है P, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है Q। दोनों एंड से जॉइंट है। दोनों क्या है? एंड, ये लॉजिकल कनेक्टिविटी से जॉइंट है। तो अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट है तो 4 पॉसिबिलिटी होती है ट्रूथ वैल्यू की। या तो हो सकता है दोनों ट्रू हो, दोनों ट्रू, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, या दोनों भी फॉल्स होंगे। क्या इसके अलावा और कोई 5वीं पॉसिबिलिटी निकल के आएगी क्या? नहीं, सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट है तो हो सकता है दोनों ट्रू हो, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दूसरा फॉल्स। तो इनका कंबाइंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ये हमें डिस्कस करना है। कि P की तो वैल्यू हमने देख ली, P एंड Q की भी देख ली, इनके कंबाइंड स्टेटमेंट की क्या पॉसिबिलिटी। तो याद रखते टाइम देखो क्या याद रखना है? T एंड T, बाकी सब फॉल्स, यानी T एंड F होगा, F एंड T भी F होगा, F एंड F हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना होता है। ये इस पूरे चैप्टर के अंदर ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। आप आगे जाके आपको पता चलेगा कि ओवरऑल पूरा चैप्टर या 60% चैप्टर ये ट्रूथ टेबल पे डिपेंड है। और याद करना भी बहुत आसान है। एंड टेबल के अंदर देखो, एंड का टेबल जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही T आ रहा है। कब? जब दोनों T हो, T एंड T, और बाकी फिर फॉल्स। तो T एंड F भी F, F एंड T भी F, F एंड F भी F। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है? ओके, अब आता है सेकंड लॉजिकल कनेक्टिविटी। सेकंड लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या है? डिसजंक्शन। ठीक है ना, और ये वर्ड दो सिंपल स्टेटमेंट को जब ज्वाइन करता है, याद है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन। और ये सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये रहेगा एंड का सिंबल, और ये ऐसा रहेगा और का सिंबल। ठीक है, अब देखते हैं कि दो स्टेटमेंट है हमारे पास, एक P स्टेटमेंट है, एक Q स्टेटमेंट है। तो हमें देखना है कि उसकी कंबाइंड वैल्यू क्या आएगी, P और Q की कंबाइंड वैल्यू क्या आएगी। पॉसिबिलिटी अगेन वही होगी, दोनों T, या पहला T दूसरा F, या पहला F दूसरा T, या दोनों F। तो और के टेबल में देखो क्या याद रखना है। और के एंड के टेबल में क्या याद रखने के लिए बताया था? T एंड T, बाकी सब F। और के टेबल में F और F क्या याद रखना है? F और F, बाकी सब T। तो इस तरीके से याद रखोगे तो ये टेबल बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है ना, और के टेबल में क्या याद रखना है? एक ही F आएगा। कब? F और F, बाकी सब क्या आ जाएंगे? T। एंड के टेबल में एक ही T आएगा। कब? T एंड T, बाकी सब क्या हो जाएंगे? F। बात समझ में आ रही है? तो आपको ट्रूथ टेबल याद करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। ओके, अब आता है थर्ड लॉजिकल कनेक्टिविटी पे, विच इज कंडीशनल या इम्प्लीफिकेशन।
ठीक है। और इसका यूज़ कब करना है, जब इफ़ देन ये लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज़ हुआ होगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो ना हम लोग क्या कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी। लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या होता है, एक वर्ड होता है जो दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करता है। तो हमने अब तक कितने लॉजिकल कनेक्टिविटी डिस्कस कर लिए, दो। पहला एंड, जिसको हम लोग कहते हैं कंजक्शन, और उसका ट्रूथ टेबल आपने देख लिया। दूसरा हमने देखा और भी क्या है, एक लॉजिकल कनेक्टिविटी है, उसको हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन, उसका भी आपने ट्रूथ टेबल देख लिया। तीसरा है इफ देन, तीसरा क्या है, इफ देन, उसका नाम है कंडीशनल या फिर इम्प्लीफिकेशन, कोई भी है। और सिंबल देखो ऐसा एरो टाइप बनाया गया है, सिंबल ऐसा एरो टाइप बनाया गया, बट इसको रीड आपको एरो रीड नहीं करना है, इसको रीड क्या करना है, इम्प्लाइज, रीड एज इम्प्लाइज, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर दो सिंपल स्टेटमेंट गिवन है, दो सिंपल स्टेटमेंट गिवन है, तो पॉसिबिलिटी तो यही चार रहेगी, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। अब टी पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू, ध्यान से देखना, टी इम्प्लाइज टी होता है टी इम्प्लाइज टी इम्प्लाइज एफ, पहला टी दूसरा एफ है तो एफ आएगा, और बाकी सब टी, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो देखो अगर आप अब तक आपने तीन ट्रूथ टेबल डिस्कस कर लिया, तीन ट्रूथ टेबल के अंदर ना 12 वैल्यूज आ गई, सॉरी उस तीन ट्रूथ टेबल के अंदर 12 वैल्यूज आ गई है, ठीक है। पहले इसमें 4, दूसरे इसमें 4, तीसरे इसमें 4, तो 12 वैल्यूज याद रखने से अच्छा आप ये ध्यान रखो कि एंड के टेबल में एक ही टी आएगा, एंड के टेबल में एक ही टी, कब, टी एंड टी, बाकी सब एफ, तो बाकी तीन याद करने की जरूरत नहीं। और के टेबल में एक ही एफ आएगा, कब, एफ और एफ, एफ और एफ, बाकी सब टी। इम्प्लाइज के टेबल में पहला टी दूसरा एफ अगर है, पहला टी दूसरा एफ है, टी इम्प्लाइज एफ अगर है तो ही एफ आएगा, अदरवाइज टी। इस तरीके से याद रखो इम्प्लाइज के टेबल में। इम्प्लाइज कब यूज करना है, जब इफ देन वर्ड आएगा, ठीक है ना, इफ देन वर्ड आएगा तब इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का ही नाम क्या है, कंडीशनल या फिर इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इसका नोटेशन ऐसा एक एरो बनाना है, बट अपने को रीड क्या करना है उसको, इम्प्लाइज, क्या रीड करना है, इम्प्लाइज, ओके। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिविटी पे आते हैं। फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिविटी का यूज कब करना, देखो इफ देन, सॉरी इफ एंड ओनली इफ जब होगा, कौन सा वर्ड होगा, ये वर्ड ज्वाइन करेगा दो सिंपल स्टेटमेंट को, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। उसका नाम क्या है, या तो उसको बाय कंडीशनल बोलो या फिर बाय इम्प्लीफिकेशन बोलो, ठीक है ना। जब इफ एंड ओनली इफ ये वर्ड दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करेगा और एक कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार करेगा, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बाय कंडीशनल या फिर बाय इम्प्लीफिकेशन। उसका सिंबल क्या होता है, ऐसा दोनों तरफ एरो होता है, देखो जैसे इम्प्लाइज में क्या होता है, एक ही तरफ एरो होता है, बाय इम्प्लाइज में क्या होता है, दोनों तरफ एरो होता है। इसको रीड क्या करते हैं हम लोग, बाय इम्प्लाइज, रीड कैसे करते हैं, बाय इम्प्लाइज। अब आते हैं इसके ट्रूथ टेबल पे, पॉसिबिलिटी वही रहेगी, टी एफ, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। अब बाय इम्प्लाइज में कैसे याद रखना है, जब दोनों जगह सेम हो, जब दोनों जगह सेम हो, जैसे टी है और एफ है, तो इसका रिजल्ट आएगा टी। याद रखने का तरीका, बाय इम्प्लाइज के अंदर जब सेम हो तो टी आएगा, जब अल्टरनेट हो तब एफ आएगा, ऐसा आप याद रख सकते हो। बात समझ में आ रहा। तो कितने लॉजिकल कनेक्टिविटी हमने अब तक डिस्कस कर लिए, 4, ठीक है ना। कौन से, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और उनसे रिलेटेड ट्रूथ टेबल भी याद कर लिए। तो देखो अगर आप देखोगे तो कितने ट्रूथ टेबल हो गए, 4 ट्रूथ टेबल हो गए। 4 ट्रूथ टेबल हो गए तो कितनी टर्म हो गई या कितनी वैल्यूज हो गई, 16 वैल्यूज हो गई। तो आपको 16 वैल्यूज याद नहीं रखना है, आपको 4 ही वैल्यूज याद रखना है। कौन सी, कि एंड के टेबल में एक ही टी आएगा, और वो कब, जब दोनों टी हो, टी एंड टी, बाकी सब एफ। और के टेबल में एक ही एफ आएगा, जब एफ और एफ होगा, बाकी सब टी। इम्प्लाइज के टेबल में पहला टी दूसरा एफ आएगा, तभी एफ, बाकी सब टी, यानी टी इम्प्लाइज एफ होता है, बाकी सब टी। और बाय इम्प्लाइज में तो याद रखना और भी आसान है, सेम अगर है, जैसे टी बाय इम्प्लाइज टी है, एफ बाय इम्प्लाइज एफ है, तो रिजल्ट टी आ रहा है। और अगर अल्टरनेट यानी टी बाय इम्प्लाइज एफ है, एफ बाय इम्प्लाइज टी है, तो रिजल्ट एफ आ रहा है, ऐसे याद रखो। और एक लास्ट है निगेशन, फिफ्थ निगेशन, ठीक है ना। जब नॉट ये वर्ड होगा, क्या होगा, नॉट ये वर्ड होगा, और ये इस तरीके का इसका सिंबल है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि एस जो है वो सोकर है, ये एस हो गया, ये सोया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा।
तो निगेशन बेसिकली क्या है ना, ये किसी स्टेटमेंट का अपोजिट पार्ट रिप्रेजेंट करता है, किसी स्टेटमेंट का अपोजिट पार्ट। जैसे दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैं अगर उसमें नॉट लगा दूँ तो दिल्ली इज़ नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो रहा है, उस स्टेटमेंट का अपोजिट पार्ट बता रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे P एक स्टेटमेंट है तो फिर उसका निगेशन क्या होगा, ऐसा दिखाया जाएगा। एक ही स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर T है, एक स्टेटमेंट है P जिसकी ट्रूथ वैल्यू T है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, निगेशन कितना आएगा, F आ जाएगा, उल्टा, ठीक है ना। और अगर स्टेटमेंट की वैल्यू F है तो उसका निगेशन क्या आएगा, T आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो T है तो रिजल्ट F आएगा, F है तो रिजल्ट T आएगा। तो ऐसे 5 लॉजिकल कनेक्टिविटी है, आपको ये पांचों लॉजिकल कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और ट्रूथ टेबल बहुत क्लियर कट याद होना चाहिए, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ट्रूथ टेबल के अंदर, ओके, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इतने जो भी आज टॉपिक हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, इस टॉपिक के बेस पे मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी अपलोड कर दिए, जितना आज तक हो गया उसका थ्योरी नोट्स है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो PDF को डाउनलोड करो और वहाँ से आप अपने टेक्स्ट बुक या आपके नोटबुक में आसानी से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको एक सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 भी दिया है, ठीक है ना, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 दिया है, वो आपको ट्राई करना है। बात समझ में आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो PDF डाउनलोड कर लो, जितना भी आज का पढ़ाया गया है उतना अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, और जो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 है उसको आपको ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, वो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके।